तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और उस पुरानी गलतफहमी को दूर करते हैं कि नीति कथाएं या फेबल्स बस बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। अगर साहित्य को गहराई से समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कहानियां सिर्फ टाइम पास नहीं हैं। सच कहें तो ये मानव मनोविज्ञान, हमारी नैतिकता और पूरे समाज की चीरफाड़ करने वाले सबसे पुराने और सबसे धारदार हथियार हैं। इस चर्चा में हम एक पूरा सफर तय करेंगे। सबसे पहले नीति कथा और दृष्टांत के बीच का फर्क समझेंगे, फिर दुनिया भर की मौखिक परंपराओं पर नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जानवरों के जरिए नैतिकता कैसे सिखाई जाती है, और आखिर में आधुनिक समाज की कुछ बहुत ही तीखी आलोचनाओं पर बात करेंगे। तो भाग 1, नीति कथा बनाम दृष्टांत। चलिए एक मजबूत अकादमिक बुनियाद के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, एक फेबल या नीति कथा की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? वो है मानवीकरण। मतलब जब हम जानवरों, पेड़ों या प्रकृति की ताकतों को इंसानों जैसी भावनाएं और गुण दे देते हैं। इसका एक ही सीधा सा मकसद होता है, एक बहुत ही साफ और गहरी नैतिक शिक्षा देना। और यहीं पर इन दोनों के बीच की लकीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बात बहुत सीधी है। अगर किसी कहानी में कोई बात करने वाली लोमड़ी है या कोई पेड़ अपनी कहानी सुना रहा है तो वो 100% फेबल है। लेकिन अगर कहानी अपना मैसेज देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानी किरदारों का इस्तेमाल करती है तो वो एक पैराबल यानी दृष्टांत है। साहित्य में ये फर्क बहुत बड़ा है क्योंकि इससे पता चलता है कि कहानी हकीकत के रास्ते से जा रही है या फिर रूपकों की जादुई दुनिया से। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वैश्विक मौखिक परंपराएं। चलिए देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस कमाल की कथा शैली को कैसे अपनाया गया। अक्सर जब हम फेबल्स की बात करते हैं तो दिमाग सीधा पश्चिमी दुनिया और प्राचीन ग्रीस के ईसप की कहानियों तक जाकर रुक जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। भारत और अफ्रीका जैसी जगहों ने अपनी खुद की बेहद रंगीन और जीवंत मौखिक परंपराएं बनाई हैं, जो कहानी सुनाने के पूरे अंदाज को ही बदलकर रख देती हैं। भारतीय परंपरा की सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ जानवरों को इंसानों के बिल्कुल बराबर दर्जा दिया गया है। पंचतंत्र जैसी किताबों को ही ले लीजिए, इनमें कहानी के अंदर कहानी का एक ऐसा गजब का जाल बुना गया है जहां छोटे जीव अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों को चकमा दे देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं हैं, बल्कि ये कूटनीति और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की एक पूरी मास्टर क्लास है। इसके ठीक उलट अगर हम अफ्रीकी मौखिक परंपराओं को देखें तो उनका पूरा जोर परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन पर होता है। अनांसी नाम की मकड़ी की कहानियां इसका परफेक्ट उदाहरण है। इन कहानियों में अनांसी अपनी गजब की चालाकी से दुनिया भर की कहानियां और ज्ञान बटोरने की कोशिश करता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि इंसान का प्रकृति के साथ कितना गहरा और लगातार चलने वाला रिश्ता है। भाग 3, जानवरों के जरिए नैतिकता सिखाना। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर शिक्षा देने के लिए ये बात करने वाले जानवर इतने असरदार क्यों होते हैं? इस पर अपोलोनियस का एक बहुत ही ऐतिहासिक विचार है। उनका मानना था कि लेखक जानवरों को एक बहुत ही रोचक अंदाज में पेश करते हैं, जिससे हम अनजाने में ही उन जानवरों के बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। मतलब प्राचीन काल से ही ये मान लिया गया था कि ज्ञान बांटने के लिए मनमोहक जानवरों की काल्पनिक कहानियों का सहारा लेना इंसानी सोच को ढालने का सबसे जबरदस्त तरीका है। असल में इस पूरी साहित्यिक तकनीक का असली जादू इसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा में छिपा है। खुद ही सोचिए, अगर किसी की बुरी आदतों को सुधारना है तो एक इंसान के उपदेश देने से बेहतर है कि कोई प्यारा सा बात करने वाला खरगोश वो बात कह दे, है ना? ये बहुत कम डरावना लगता है। इस तरह से कोई भी डिफेंसिव हुए बिना समाज के कड़े नियम और मूल्य आसानी से सीख जाता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बिल्ली खटखटाने की आवाज से अचानक जागती है और बिना कुछ देखे समझे पास खड़ी बकरी पर जोर से चिल्लाने लगती है। पर बाद में क्या पता चलता है, असली शोर तो एक कठफोड़वा कर रहा था। इस कहानी का जो सेटअप है और फिर जो रिजोल्यूशन होता है वो बहुत ही मजेदार तरीके से एक बड़ा सबक दे जाता है कि भाई, पूरी सच्चाई जाने बिना कभी किसी पर इल्जाम मत लगाओ। और एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताऊं, इस साहित्यिक कला ने ना सिर्फ साहित्य बल्कि विज्ञान को भी बदल कर रख दिया। शुरू में वैज्ञानिकों ने जानवरों में इंसानी भावनाएं ढूंढने का कड़ा विरोध किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शोधकर्ताओं को भी ये मानना ही पड़ा कि जानवरों के व्यवहार को सही मायने में समझने के लिए उनके साथ सहानुभूति और एक भावनात्मक जुड़ाव का होना बिल्कुल जरूरी है। सच में ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो चलिए अब अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, समकालीन सामाजिक आलोचनाएं।
देखते हैं कि बचपन की ये मासूम सी लगने वाली कहानियां कैसे आज के आधुनिक साहित्य में तीखी और गंभीर सामाजिक आलोचनाओं का रूप ले लेती हैं। आज के दौर के लेखकों ने समाज और राजनीति के सबसे उलझे हुए और भारी भरकम मुद्दों को चीरने के लिए बात करने वाले जानवरों के इस पुराने टूल का बहुत ही शानदार तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि नीति कथाएं कोई बीते हुए कल की चीज नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही दमदार हैं। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये किताब दिखाती है कि कैसे खेत के जानवरों का इस्तेमाल करके पूरी राजनीतिक विचारधाराओं और सत्ता पलटने के पूरे सिस्टम का विश्लेषण किया जा सकता है। ये रचना बिना किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन किए अधिनायकवाद और सत्ता की भूख पर एक बहुत ही करारा और सीधा व्यंग कसती है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड एडम्स की किताब वाटरशिप डाउन एक अलग लेकिन बहुत ही असरदार रास्ता अपनाती है। इसमें जानवरों के असली बर्ताव को इंसानी समाज की कमियों के साथ बड़ी खूबसूरती से मिलाया गया है। इन खरगोशों की अपनी अलग भाषा है, अपना समाज है, जो असल में सर्वाइवल, युद्ध और एक क्रूर पुलिस स्टेट जैसे गहरे विषयों की पड़ताल करती है। ऑक्टेविया ई बटलर का काम भी ये साबित करता है कि फेबल्स लगातार विकसित हो रहे हैं। उन्होंने पारलौकिक नीति कथाओं का निर्माण किया ताकि जलवायु परिवर्तन और नस्लीय असमानता जैसी आधुनिक दुनिया की गंभीर समस्याओं पर चोट की जा सके। इससे ये साफ हो जाता है कि आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों को उजागर करने के लिए ये विधा आज भी कितनी प्रासंगिक है। और अगर हम आज के विजुअल कहानी कथन यानी एनिमे और मांगा की बात करें, तो वहाँ ये शैली दुनिया भर में एक अलग ही लेवल पर धूम मचा रही है। जापानी एनिमे में तो समुद्री जीवों से लेकर पूरे के पूरे देशों को और यहाँ तक कि हथियारों तक को इंसानी रूप दिया जा रहा है। ये इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि कैसे एक सदियों पुरानी तकनीक आज के डिजिटल युग में भी राज कर रही है। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही मजेदार सवाल सामने आता है। अगली बार जब कोई ऐसी किताब पढ़ी जाए या फिल्म देखी जाए जिसमें कुछ प्यारे प्यारे बात करने वाले जानवर हों, तो एक पल के लिए रोक कर सोचना चाहिए, आखिर उस दोस्ताना चेहरे के पीछे कौन सी गहरी सामाजिक या राजनीतिक सच्चाई छुपी हुई है। क्योंकि याद रखिए, साहित्य की दुनिया में असली मतलब हमेशा सतह के नीचे ही धड़कता है।